रामपुर यमुना नदी के किनारे बसा एक पुराना कस्बा था। वहां के पुराने हवेली नुमा घरों के बीच एक जमींदार सूरज सिंह का घर भी था। वो अपनी पत्नी सरोज और दो बेटियों, बड़ी बेटी कुसुम जिसकी उम्र 22 साल थी और छोटी बेटी चंपा जिसकी उम्र 18 साल थी, के साथ सुखी जीवन बिता रहा था। खेत खलिहान, चीनी मिल और अनाज मंडी से उसकी अच्छी आमदनी होती थी। फिर भी घर का माहौल सादा और सरल था। सरोज ने कभी दिखावे को तवज्जो नहीं दी। फसल के मौसम के बाद सूरज सिंह ने कुसुम को पास बुलाकर कहा, बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। पास के गांव के कपड़ा व्यापारी श्री राम मेहरा का बेटा रमेश। बड़ा घर, ढेर सारी जमीन, हर सुख सुविधा है उनके पास। क्या कहती हो, तुम हाँ करो तो रिश्ता पक्का कर दूं। कुसुम ने ये सुनते ही चमकती आंखों से माँ बाप को देखा और बोली, जैसी आपकी मर्जी पिताजी, आप मुझे जहाँ ब्याह देंगे मैं वहीं चली जाऊंगी। लेकिन मन ही मन कुसुम बड़ा घर और रईसों का रिश्ता सुनकर बहुत खुश हो रही थी। बचपन से माँ पिता ने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की थी। वो सोच रही थी, मैं तो हमेशा से इस बात से परेशान रहती थी कि क्या इतना ऐशो आराम ससुराल में भी मिलेगा। लेकिन भगवान का शुक्र है, मुझे मायका और ससुराल दोनों ही अमीर घर दिए हैं। कुसुम की खुशी को सूरज सिंह अच्छे से समझ रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपनी छोटी बेटी चंपा से कहा, बेटी, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक अच्छा रिश्ता आया है। वो हमारे गांव के श्री गंगाराम, जो राजा के यहाँ कोषाध्यक्ष का काम करते हैं। उनका बेटा अभी अभी शहर से पढ़कर लौटा है। उन्होंने मुझे खुद बुलाकर कहा कि तुम उन्हें बहुत पसंद हो। वो तुम्हारा रिश्ता अपने बेटे के लिए चाहते हैं। चंपा ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, मैं गांव के गरीब किसान के बेटे गोपाल से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। सूरज सिंह चौंक गए और बोले, ये तुम क्या कह रही हो? वो गोपाल जिसके घर में 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं बनता, मैं तुम्हें उस घर में कैसे ब्याह दूं? मेरी भी तो कोई इज्जत है कि नहीं? सूरज सिंह को गुस्सा आ गया। उनकी तेज आवाज सुनकर सरोज भागते हुए आईं और बोली, क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? सूरज सिंह ने गुस्से में कहा, अरे सुन रही हो अपने बेटी की बात? ये उस भूखे नंगे गोपाल से शादी करने की जिद कर रही है। सरोज ने हैरानी से कहा, ये तुम क्या कह रही हो चंपा? गोपाल, और वो भी इस हवेली का जमाई बनेगा? अब बस यही दिन देखना बाकी था। फिर उन्होंने चंपा को समझाते हुए कहा, नहीं बेटी, अच्छे रिश्तों को ठोकर नहीं मारते, किस्मत से मिलते हैं आजकल ऐसे रिश्ते। देखो, शांति की बेटी पूरे 25 साल की हो गई, फिर भी उसका ब्याह नहीं हुआ। शुरू शुरू में उसे भी कोई लड़का पसंद नहीं आया। जब समय था तब उसने मौका गवा दिया। अब उसे कोई पूछने नहीं आता। क्या तुम भी यही चाहती हो, बिन ब्याही रह जाओ? चंपा ने जवाब दिया, माँ, मैं किसी में कमी नहीं निकाल रही, बस पिताजी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जिससे मैं प्यार करूंगी वही मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा धनवान होगा। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें माँ, आप पिताजी को समझाइए। सरोज ने सूरज सिंह की ओर देखा, जो अभी भी गुस्से में चंपा को घूर रहे थे। सरोज के मन में ख्याल आया, कहीं ऐसा ना हो कि चंपा भी वही कर ले जो सुनील की बेटी ने किया था। उसने भी तो प्रेम में आकर अपने पिता की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। मुझे ऐसा होने से रोकना होगा। मुझे सूरज सिंह को समझाना होगा, वरना चंपा गुस्से में कोई गलत कदम उठा लेगी। सरोज ने सूरज सिंह से कहा, हमने अपनी दोनों बेटियों को बचपन से इतना प्यार दिया है, मेरा मन कह रहा है कि कहीं हम अपनी बेटी के साथ गलत तो नहीं कर रहे। सूरज सिंह ने जवाब दिया, वही तो मैं सोच रहा हूँ। हमारी बड़ी बेटी कुसुम बड़े घर की बहू बनने वाली है। अगर छोटी बेटी को किसी गरीब घर में ब्याह दिया तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। सरोज ने कहा, बेटी चाहे अमीर घर जाए या गरीब, अपनी तकदीर तो साथ लेकर ही जाती है। आप दोनों आशीर्वाद दीजिए और दोनों का रिश्ता तय कर दीजिए। सूरज सिंह ने पूछा, तो तुम कह रही हो कि मैं चंपा का रिश्ता गोपाल से ही पक्का कर दूं? सरोज ने कहा, हाँ जी, अगर हमारी बेटी की किस्मत में धनवान बनना लिखा होगा तो एक दिन वो भी धनवान बन जाएगी। सूरज सिंह ने कहा, तुम ठीक कह रही हो सरोज, हमें चंपा को उसकी किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए। हमने तो दोनों बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी की है, अब ये फैसला भी चंपा का ही होना चाहिए। इसके बाद सूरज सिंह और सरोज ने दोनों बेटियों की शादी तय कर दी।
शादी के कुछ दिन बाद कुसुम एक बड़े से हवेली नुमा घर में चली गई और चंपा एक छोटी सी झोपड़ी में। दोनों बहनों के घर आमने सामने थे, बस बीच में यमुना नदी बहती थी। एक दिन कुसुम अपनी हवेली की छत से चंपा की झोपड़ी को देखते हुए रमेश से बोली, देख रही हो उस झोपड़ी में चंपा कैसे रह रही है। अगर उसने पिताजी की बात मान ली होती तो आज उसे ये दिन ना देखना पड़ता। रमेश ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो। ये गोपाल भी ना राजा के यहाँ छोटा मोटा काम करता है, बदले में राजा उसे 2 वक्त की रोटी दे देते हैं। इससे कितना घर चलेगा। तुम देखना, एक दिन चंपा को अपनी गलती का एहसास होगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अब जल्दी बताओ आज तुम्हारे लिए किस रंग की साड़ी लाऊं? कल ही हमारी शादी हुई है, पिताजी और तुम्हारे परिवार ने मुझे इतनी साड़ियां दी हैं, अब और साड़ी की क्या जरूरत? रमेश ने हंसते हुए कहा, जरूरत है, बिल्कुल है। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं घर आऊं तुम्हारे लिए कोई कीमती तोहफा लाऊं। रमेश की बात सुनकर कुसुम मन ही मन बहुत खुश हुई। दूसरी तरफ चंपा और गोपाल अपनी झोपड़ी में बैठे थे। गोपाल की माँ शांति चूल्हे पर खाना बना रही थी। धुआं चारों तरफ फैल रहा था। चंपा उनके पास आई और बोली, माँ जी आप हट जाइए, मैं खाना बना देती हूँ। शांति ने कहा, अरे बिटिया, नई नवेली दुल्हन है तू, खाना कैसे बनाएगी? चंपा ने जवाब दिया, मैं दुल्हन नहीं, आपकी बेटी हूँ और बेटी के सामने माँ काम नहीं करती। शांति ने कहा, बेटी तुम बड़े घर की बेटी हो, तुम्हें चूल्हे पर खाना बनाना कहाँ आता होगा? तुम्हारे घर में तो स्टोव और नौकर चाकर होंगे। चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी मैंने चूल्हे पर खाना तो नहीं बनाया, लेकिन इतना जानती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ आप मेरे सामने कोई काम नहीं करेंगी। लोग कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां बिगड़ी होती हैं, लेकिन मेरे गोपाल की तो किस्मत पलट गई जो इतनी अच्छी बहू घर आई। तभी गोपाल वहां आया। उसका चेहरा उदास था, आंखें मायूस। शांति ने पूछा, क्या हुआ बेटा? गोपाल ने कहा, माँ मैं इतने दिनों से राजा के यहाँ खेती करता हूँ, वो मुझे 1 महीने में सिर्फ 11 रुपए देते हैं। आज 1 महीना पूरा हुआ, मैंने मंत्री जी से पगार मांगी, लेकिन उन्होंने टाल दिया, बोले बाद में ले लेना, राजा अभी व्यस्त हैं। शांति ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, बाद में ले लेना, इसमें इतना मायूस होने की क्या बात है? गोपाल ने कहा, माँ चंपा कल ही घर आई है, मैं सोच रहा था कि उसके लिए कुछ लाऊंगा, वो खुश हो जाएगी। वो बड़े घर की बेटी है, यहाँ गुजारा करना उसके लिए कितना मुश्किल होगा। मैं तो ये बात उससे कह भी नहीं सकता, कहीं उसे मुझसे शादी करने का फैसला गलत ना लगने लगे और वो ये घर और रिश्ता छोड़कर मायके चली जाए। प्रेम और विवाह में जमीन आसमान का फर्क है। कल तक प्रेम था, आज विवाह की कठिन डोर में बंध गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस तंग डोर से उसका दम घुट जाए। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि चंपा वहां आ गई। उनकी बात सुनकर बोली, मेरा कोई दम नहीं घुट रहा, मुझे इस घर में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ हैं। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप और माँ जी मुझे समझ नहीं पाए। गोपाल ने कहा, चंपा मैं बस ये सोच रहा था कि तुम इस धुएं से भरी छोटी सी झोपड़ी में कैसे रहोगी। तुम और कुसुम दीदी साथ पले बढ़े हो, आज कुसुम दीदी बड़े घर की मालकिन बन गई हैं और तुम इस छोटी से घर में हो। मुझे ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। चंपा ने जवाब दिया, मैं कुसुम दीदी से ज्यादा खुश हूँ और एक दिन आप भी ये मानेंगे। उसी समय दूसरी तरफ रमेश एक तंग गली से गुजर रहा था। तभी उसे सामने से एक मछुआरा आता दिखा, जिसकी आंखों में आंसू थे। रमेश को देखते ही वो बोला, बेटा रमेश, तुम हमेशा मुझसे मछली खरीदते हो ना? रमेश ने कहा, हाँ खरीदता तो हूँ, लेकिन हुआ क्या है? मछुआरे ने जवाब दिया, जिस तालाब में मैं जाल डालता हूँ उसमें कल से एक दूसरा मछुआरा आने लगा है। उसका कहना है कि वो राजा का खास आदमी है, अब से तालाब की सारी मछलियां वही ले जाएगा। अगर उसने मुझे मछली पकड़ने नहीं दी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे क्या खाएंगे? वे भूख से मर जाएंगे। मुझे मछली पकड़ने के सिवा और कोई काम आता भी नहीं है। रमेश ने कहा, अरे काका फिक्र क्यों करते हो? मेरे होते हुए कोई तुम्हें मछली पकड़ने से नहीं रोकेगा, चलो मेरे साथ। रमेश मछुआरे के साथ तालाब की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वे तालाब के किनारे पहुंचे, जहां पहले से ही एक आदमी जिसका नाम भोला था बैठा हुआ था। रमेश ने भोला से कहा, तुमने इस मछुआरे की मछलियों पर कब्जा क्यों कर लिया? अरे ये गरीब आदमी है, इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे।
भोला ने जवाब दिया, बात तो आपकी ठीक है साहब, लेकिन ये तालाब अब मैं इस मछुआरे को नहीं दूंगा। अगर आप कहें तो तालाब की मछलियों का एक हिस्सा मैं आपको दे सकता हूँ। रमेश ने कहा, मछलियाँ खाने का हमें शौक है, लेकिन एक हिस्सा मछलियों तो बहुत होती हैं। ये तालाब मछलियों से भरा पड़ा है, इतनी मछलियों का मैं क्या करूँगा। भोला ने कहा, सोच लीजिए साहब, मछलियों का एक हिस्सा बेचकर पैसे मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। आपको कुछ करना नहीं है, बस इस मछुआरे से मुझे ये तालाब दिलवा दीजिए। मछुआरे ने गुस्से में कहा, रमेश साहब इस गांव के सबसे ईमानदार और अमीर आदमी हैं। उनका ईमान तुम बिकाऊ बात करने हो, वो बिकाऊ नहीं है। भोला ने कहा, बस एक बार साहब बोल दें तो मेरे लिए फैसला करना आसान हो जाएगा। रमेश ने कहा, हो गया फैसला, अब ये तालाब भोला के पास ही रहेगा। मछुआरे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं रमेश बाबू, मैंने कितने साल आपकी सेवा की है। रमेश ने जवाब दिया, हाँ तुमने सेवा की, अब भोला को भी मौका दो। मछुआरे ने कहा, ऐसा मत कीजिए साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से मर जाएंगे, कुछ तो दया कीजिए। रमेश ने उसकी एक न सुनी। ये कोई पहली बार नहीं था, वो अक्सर लोगों को ठग कर पैसे कमाता था, इसीलिए उसके पास इतना धन जमा हो गया था। दूसरी तरफ गोपाल रात होने पर थकान से चूर घर लौट रहा था। जैसे ही वो रमेश की हवेली के पास पहुंचा, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे ये किसके रोने की आवाज है? ये तो कुसुम दीदी का घर है, कहीं दीदी किसी मुसीबत में तो नहीं? गोपाल आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो नजदीक गया, रोने की आवाज तेज होती गई। सामने उसने एक बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा और सोचा, ये औरत इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? गोपाल ने उससे पूछा, काकी आपको क्या हुआ, आप इतनी रात को यहाँ क्यों रो रही हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, क्या बताऊं बेटा, मैं रमेश जी को कब से हवेली के बाहर बुला रही हूँ, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे। गोपाल ने कहा, आपको रमेश जी से कोई काम है? रुको मैं उन्हें बुलाता हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, वो बाहर नहीं आएंगे बेटा। गोपाल ने पूछा, क्यों काकी? उसने जवाब दिया, कल मेरी बेटी की शादी है, मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ गहने बनवाए थे और उन्हें रमेश जी के हवेली में रख दिया था। सोचा मैं छोटी सी झोपड़ी में रहती हूँ, अगर चोरी हो गई तो क्या करूँगी? अब रमेश बाबू दरवाजा ही नहीं खोल रहे। गोपाल ने कहा, काकी हो सकता है रमेश बाबू घर पर ना हो, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके गहने रख लें। आपने खून पसीने की कमाई से गहने बनवाए हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा रमेश घर में ही है, मैंने खुद उन्हें घर में जाते देखा। गोपाल सोच में पड़ गया, अगर रमेश घर में है तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? उसने जोर से आवाज लगाई, रमेश बाबू जरा दरवाजा खोलिए, कोई आपसे मिलने आया है। रमेश ने आवाज सुनी तो कुसुम से बोला, मेरी हवेली की चौखट पर तुम्हारा गरीब जीजा क्या कर रहा है? कहीं उसके घर में आटा खत्म तो नहीं हो गया जो मुंह उठाकर यहाँ चला आया? सच कहूँ मुझे ये गरीब लोग ज्यादा पसंद नहीं। जरा सी तंगी हुई नहीं कि कटोरा उठाकर अमीर रिश्तेदारों के पास चले आते हैं। हम अमीर लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर इतना कमाते हैं। कुसुम को रमेश की बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि गोपाल उसकी बहन का पति था, लेकिन उसे भी गरीबों से कोई खास लगाव नहीं था। उसने कहा, गोपाल को तो घर में कोई पसंद नहीं करता। पिताजी ने भी चंपा को बहुत डांटा था, माँ ने भी समझाया, लेकिन वो नादान है, कुछ समझी नहीं और उस भूखे नंगे के घर चली गई। इन्होंने शादी में चंपा को एक साड़ी तक नहीं दी। मुझे समझ नहीं आता कि चंपा उस झोपड़ी में कैसे रह रही है। हम दोनों बहनों का घर नदी के किनारे है, अब इनका आना जाना तो लगा ही रहेगा। रमेश ने कहा, तुम यहीं रोको, मैं उस भिखारी को मना करके आता हूँ। एक बार दे दिया तो कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन आदत पड़ गई तो नुकसान होगा। कुसुम ने कहा, हाँ आप मना कर दीजिए, मैं तब तक आपके लिए पकौड़े बनाती हूँ। रमेश बाहर निकला और गोपाल के साथ बूढ़ी औरत को देखकर चौंक गया। उसने सोचा, मैंने तो समझा था ये बूढ़ी औरत अब तक चली गई होगी, अब ये गोपाल के साथ यहाँ क्या कर रही है? अगर गोपाल को सच पता चल गया तो वो जमींदार को मेरी सच्चाई बता देगा और मैं जमींदार की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। गोपाल ने कहा, रमेश बाबू अब दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? रमेश हड़बड़ाते हुए कहा, वो मैं नहाने जा रहा था, नई नवेली दुल्हन है घर में, वो तो दरवाजा नहीं खोल सकती ना। गोपाल ने कहा, नहा रहे थे?
लेकिन आपके बाल तो सूखे लग रहे हैं। रमेश ने हंसते हुए कहा, वो मैं नहाने जा रहा था, गया नहीं था। नई पत्नी है, उससे बातों में देरी हो जाती है। तुम्हारी तरह तो नहीं कि सुबह काम पर निकले और रात को लौटो। गोपाल समझ गया कि रमेश उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा, रमेश बाबू, काकी कह रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए गहने बनवाए थे जो आपकी तिजोरी में रखे हैं। रमेश ने तुरंत कहा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बूढ़ी औरत से बोला, क्यों रे बुढ़िया, तूने मुझे अपने गहने कब दिए? बूढ़ी औरत ने कहा, रमेश बाबू, उस दिन जब गांव में चोरी हुई थी, आपने खुद कहा था कि आगे से कोई चोरी नहीं होगी। मैंने अपने गहने आपकी तिजोरी में रखे थे। अब मेरी बेटी की शादी है, गहने लेने आई हूँ, तो आप मुझे झूठा बना रहे हैं। रमेश ने गुस्से में कहा, मुझे लगता है ये पागल औरत है। भला कोई अपने गहने दूसरों की तिजोरी में रखता है? इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकालूं, चली जा। भीख मांगनी है तो बोल, मैं दे दूंगा, लेकिन झूठा इल्जाम लगाया तो अंजाम बुरा होगा। इतना कहकर रमेश ने हवेली का दरवाजा बंद कर लिया। बूढ़ी औरत वहीं खड़ी रोती रही। गोपाल उसे देखकर बहुत दुखी हुआ। उसे औरत के आंसुओं में सच्चाई नजर आ रही थी। उसने कहा, काकी, आप परेशान ना हो, घर जाइए। जो हो गया उसे बदल नहीं सकते। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, कल मेरी बेटी की बारात आएगी। अगर मैंने गहने नहीं दिए तो कहीं बारात वापस न चली जाए। मुझे अपनी बेटी से डर नहीं, उसके भाग्य से डर है। अगर बारात वापस गई तो मैं मर जाऊंगी। ये शादी गहनों पर ही तय हुई थी। तभी चंपा की आवाज सुनाई दी, बारात वापस नहीं जाएगी काकी, और गहनों की बात है तो वो भी आपको मिल जाएंगे। गोपाल और बूढ़ी औरत ने देखा चंपा वहां खड़ी थी। गोपाल ने कहा, चंपा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चंपा ने कहा, मैं तुम्हें देखने निकली थी, रास्ते में तुम यहीं मिल गए। माफ करना, मैंने तुम्हारी और काकी की बात सुन ली। गोपाल घबरा गया। उसे डर था कि कहीं चंपा को रमेश की सच्चाई ना पता चल जाए। उसने पूछा, कौन सी बात सुनी तुमने? चंपा ने कहा, यही कि काकी की बेटी की शादी गहनों पर तय हुई है। अगर गहने नहीं मिले तो शादी टूट सकती है। वैसे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? कोई और बात थी क्या? बूढ़ी औरत कुछ बोलने ही वाली थी कि गोपाल ने बीच में कहा, हाँ, यही बात कर रहे थे। चंपा ने अपने गहने उतारे और बूढ़ी औरत को देते हुए कहा, काकी, ये रख लीजिए, ये आपकी बेटी की शादी में काम आएंगे। बूढ़ी औरत ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो बेटी, मैं ये नहीं ले सकती। गोपाल ने भी कहा, हाँ चंपा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये गहने तुम्हारे पिताजी ने कितने प्यार से दिए थे। चंपा ने जवाब दिया, अब तक मुझे इनकी जरूरत थी, इसीलिए मेरे पास थे। अब काकी को इनकी ज्यादा जरूरत है। और पिताजी की बात है तो जब उन्हें पता चलेगा कि इन गहनों ने किसी की शादी बचाई तो वो और खुश होंगे। गोपाल चुप रहा और चंपा को देखता रहा। बूढ़ी औरत के लाख मना करने पर भी चंपा ने अपने गहने दे दिए। ये गोपाल के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। उसने कहा, चंपा, अब चलो, माँ जी इंतजार कर रही हैं। दोनों घर चले गए। अगले दिन सुबह चंपा चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी कुसुम वहां आई। चंपा ने उसे देखकर कहा, अरे दीदी, आप सुबह सुबह यहाँ? मेरा दिन बन गया। आपको पता है, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। कुसुम ने कहा, तेरी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए और तूने चूल्हा चौका संभाल लिया। अपनी हालत देख, धुएं में काम करके तूने अपना रंग बिगाड़ लिया। चंपा ने कहा, ऐसा नहीं है दीदी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। कुसुम ने हंसते हुए कहा, वो दिख रहा है, मेरे पति रोज मेरे लिए कुछ न कुछ लाते हैं। तू बता, गोपाल ने तुझे क्या दिया? चंपा ने कहा, गोपाल राजा के यहाँ काम करते हैं, उनकी पगार अभी नहीं मिली। वो कह रहे थे पगार मिलते ही मेरे लिए नई साड़ी लाएंगे। कुसुम हंसती रही और चंपा का मजाक उड़ाकर अपनी हवेली चली गई। बूढ़ी औरत चंपा से गहने लेकर सीधे महल गई और राजा को रमेश की करतूतें बता दी। राजा ने मंत्री से कहा, पता लगाओ, क्या ये औरत सच बोल रही है? रमेश इस गांव का सबसे धनवान आदमी है। अगर इसने उसका धन देखकर झूठा इल्जाम लगाया तो इसका अंजाम बुरा होगा। मंत्री ने कहा, महाराज, आज सुबह एक मछुआरे की पत्नी अपने 4 बच्चों के साथ महल आई थी। उसका कहना था कि जिस तालाब में उसका पति मछली पकड़ता था, रमेश ने उसे किसी और को दे दिया और बदले में मछलियों का हिस्सा ले लिया। मछुआरे के घर में खाने को कुछ नहीं था। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। राजा ने गुस्से में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? उस मछुआरे ने आत्महत्या कर ली? ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मंत्री ने कहा, महाराज, रमेश आपके खास आदमी हैं, हमने सोचा आप हमारी बात को झूठ समझेंगे।
राजा ने बूढ़ी औरत से कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम्हारे गहने रमेश की हवेली में हैं? औरत ने कहा, महाराज, मेरे गहनों में एक 100 साल पुराना सिक्का है जिसका एक कोना मुड़ा हुआ है। राजा ने कहा, हम अभी रमेश की हवेली की तलाशी लेंगे। अगर वो सिक्का मिल गया तो तुम्हारे सारे गहने लौटा दिए जाएंगे। कुछ देर बाद रमेश ढेर सारे गहनों के साथ राजा के सामने खड़ा था। उनमें वो मुड़ा हुआ सिक्का भी था। राजा ने कहा, रमेश, हम तुम्हें क्या समझते थे और तुम क्या निकले? तुमने पूरे गांव को ठगा है। तुम इंसान कहलाने लायक नहीं। हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। तभी गोपाल दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, रमेश को छोड़ दीजिए, उससे गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए। राजा ने कहा, तुम इस चोर का साथ क्यों दे रहे हो? ये तुम्हें हमेशा नीचा दिखाता है। गोपाल ने कहा, महाराज, ये मेरी पत्नी की बहन का पति है। अगर इसे कुछ हुआ तो कुसुम और जमींदार का परिवार टूट जाएगा। राजा ने कहा, तुम और रमेश एक ही हवेली के जमाई हो, लेकिन तुम में जमीन आसमान का फर्क है। तुम नेक हो और ये चोर। गोपाल ने कहा, महाराज, एक मौका दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, तुम दोनों के बीच एक प्रतियोगिता होगी। अगर रमेश जीत गया तो मैं उसे माफ कर दूंगा, अगर हार गया तो मृत्यु दंड। प्रतियोगिता शुरू हुई। गोपाल और रमेश खेतों में मेहनत करने लगे। 3 महीने बीत गए। महल में भारी भीड़ थी। पूरा गांव प्रतियोगिता देखने आया था। कुसुम, चंपा, सूरज सिंह और सरोज भी वहां थे। सूरज सिंह ने गुस्से में कुसुम से कहा, तुम्हारा पति तो बड़ा अमीर बनकर घूमता है, लेकिन वो चोर है। मुझे खुद से नफरत हो रही है कि मैंने तुम्हारे लिए उसे चुना। एक मछुआरे ने उसके कारण आत्महत्या कर ली और फिर भी गोपाल ने उसे बचाने की कोशिश की। मुझे गोपाल का सामना करने में शर्म आती है। चंपा की आंखों में आंसू आ गए। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, प्रतियोगिता का परिणाम आ गया। सबसे ज्यादा अनाज रमेश के खेतों में उगा। राजा ने कहा, बधाई हो रमेश, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, लेकिन ये जीवन दान तुम्हें गोपाल की वजह से मिला। महाराज, रमेश हमेशा ऐशो आराम में रहा, उसने इतना अनाज कैसे उगाया? राजा ने कहा, गोपाल, तुम्हारे खेतों में भी अच्छा अनाज था, लेकिन कल रात जब सारा गांव सो रहा था, तुमने चुपके से अपना आधा अनाज रमेश के खेत में डाल दिया ताकि उसे जीवन दान मिले। हमने तुम पर नजर रखी थी और सब देखा। गोपाल ने कहा, तो क्या अब मुझे मृत्युदंड मिलेगा? राजा ने कहा, नहीं गोपाल, तुमने रमेश को बचाने के लिए इतनी मेहनत की, इसीलिए मैं तुम्हें इस महल का सेनापति बनाता हूँ। आज से तुम और तुम्हारा परिवार महल में रहेगा। कुसुम ने चंपा से कहा, मैं गोपाल को गलत समझती थी, उसने हमारे लिए इतना कुछ किया। मैं तुम्हें ताने मारती थी। मैं माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैं इसके लायक नहीं। चंपा ने कहा, ऐसी बातें मत करो दीदी, बड़े छोटों से माफी नहीं मांगते। गोपाल ने वही किया जो उसका फर्ज था। रमेश ने गोपाल से कहा, भाई मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे बहुत बुरा भला कहा। गोपाल ने कहा, जो हुआ उसे भूल जा, जिंदगी आगे बुला रही है। सूरज सिंह ने गोपाल से कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। गोपाल ने कहा, पिताजी आपने मुझे बेटा कहा, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। इसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। गोपाल महल में रहने लगा। रमेश ने छोटा मोटा काम शुरू किया और सब खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और रोज़ ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पूरी कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।